जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। जैसे कि आज हम लोग एरोटेरिया का बीपीएससी मॉडल सेट देखेंगे। हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें आज सेट वॉल्यूम 1 का सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हुआ करता है। कौन है प्रैक्टिस सेट नंबर, क्या है? तो आपको 1। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखते हैं। चलिए, पहली क्या सवाल है, क्या लिखा गया है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आइए पहली सवाल कराते हैं। लिखा गया कि प्रारंभिक पूरा पाषाण काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? क्या बोल रहा है? असत्य पूछा है। यहाँ पर देखिए असत्य पूछा है, तो इनमें से कौन सा जो है से असत्य है। तो आपको असत्य के बारे में बात करना है। तो जो पहला दिया गया वो आपको असत्य है। क्या वो असत्य है और बाकी सब सत्य क्यों है? तो ये पहला बोला गया कि इस युग में मानव खाद्य संग्रहण एक बन गया था, मानव खाद्य संग्राहक बन गया था। ऐसा कुछ था नहीं। मानव खाद्य संग्राहक के बारे में बात करते हैं ना, ये आपको यहाँ पर पूरा पाषाण में मानव खाद्य संग्राहक नहीं थे, शिकारी पर निर्भर थे। किस शिकारी पर? ये सब आपको तीनों को तीनों सही है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो आंसर असत्य पूछा है तो असत्य के बारे में बात करते आंसर कौन हो जाएगा? तो आंसर ए हो जाएगा, है ना। सत्य कौन कौन हो जाएगा? ये औजार का रखा करते थे, बात सही है। सोहन घाटी में से मिले थे निवासी स्थल, ये भी सही है। ये सब आपको सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि उत्तर में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर एवं मांडा तक था। अच्छा, दूसरा क्या बोलता है? दक्षिण में इसका विस्तार नर्मदा नदी के मुहाने तक था। अच्छा, तीसरा बोलता है कि पश्चिम में इसका विस्तार बलूचिस्तान के मरकान तक था। अच्छा, चौथा क्या बोलता है कि पूर्व में इसका विस्तार गंगा तक था। तो इसका आंसर कौन है? 1, 2 और 3 सही है। 1, 2 और 3 सही है। तो चौथा गलती क्यों है? चौथा इस चलते गलती है ना कि पूर्व में इसका विस्तार जो था, से पूर्व में विस्तार यहाँ तक नहीं था। पूर्व में आपको उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर तक था। कहाँ था? उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर तक, हिंडन नदी के आसपास था, है ना। आइए, तो ये आपका आंसर कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। तीसरा सवाल की ओर हम लोग आते हैं। सवाल तीसरा क्या बोलता है कि वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वैदिक संस्कृति के संबंध में कथन के बारे में विचार कर रहे हैं, तो देखेंगे यहाँ पर कथन के बारे में। तो पहला क्या लिखा है कि सरस्वती आर्यों की पवित्र नदी थी। सरस्वती जो थी आर्यों की पवित्र नदी थी। अच्छे, देखिए यहाँ पर विचार करने के बाद यहाँ पर सत्य बताना है, ठीक है। तो पहला क्या है? सरस्वती आर्यों की पवित्र नदी थी। अच्छा, दूसरा क्या बोलता है कि सरस्वती को ऋग्वेद में नदी तमा कहा गया है। अच्छा, तीसरा क्या बोलता है? आर्यों का भारत में प्रारंभिक निवास सप्तवैधव प्रदेश कहलाता था। तो इसका आंसर आपको कौन हो जाएगा? तो 1, 2, 3 तीनों को तीनों क्या है? तो सत्य है। तीनों को तीनों सत्य है ना। क्योंकि ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, ये बात सही है। जबकि सबसे महत्वपूर्ण नदी के बारे में बात करेंगे तो सिंधु नदी हुआ करती है, और पवित्र नदी के बारे में बात करेंगे तो आपको कौन हुआ करता है? तो वो आपको है पवित्र नदी के बारे में तो सरस्वती नदी हुआ करता है ना। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में बात करने के लिए कह रहा है? तो जैन धर्म के संबंध में। तो पहला क्या कहता है? लास्ट में बताना है कि सत्य कौन है। तो जैन धर्म के सिद्धांत का उपदेश देने वाले दिगंबर कहलाते थे। जो जैन धर्म का जो उपदेश देते थे क्या कहलाते थे? दिगंबर कहलाते थे। अच्छा, देखते हैं आगे। दूसरी, पासारनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये तो बात सही है, सही है। चौथा क्या है? तीसरा कि जैन धर्म में अजितनाथ के बाद संभवनाथ अगले तीर्थंकर हुए। यानी कि आपका जो आंसर है, आपका आंसर 2 और 3 सही है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ये जो हमने पहला दिया गया था, पहला के बारे में बोल रहा है कि दिगंबर देते थे, ये आपको गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? कि दिगंबर नहीं दिया करते थे, कोई और देते थे। तो कौन देते थे यहाँ पर? तो देख लेते हैं। चलिए देखते हैं।
तीर्थकर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? दिगंबर नहीं, तीर्थकर कहलाते थे। ये आपकी गलती था। तो इसका आंसर 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर हो जाएगा बी। 4 का आंसर बी। 2 और 3 सही है। 5 की ओर हम लोग आते हैं, सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 क्या बोलता है कि पुरातत्वविदों ने जनपद जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियां की खुदाई की। ये बस्तियां ये बस्तियां निम्न में से किस एक स्थान में नहीं मिलती है? किस स्थान में नहीं मिलती है? तो पहला, इसका आपका आंसर हो जाएगा पहला, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती है। ठीक ना, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती है। इसके बाद थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं कि पुरातात्वविदों को कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से जनपदीय बस्तियां नहीं मिलती है। कौशाम्बी से महाजनपद कालीन किले की दीवारें अवशेष मिलते हैं। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। 2500 पूर्व वर्ष पहले हुआ था, है ना। इसका अन्य तथ्य को मतलब जानेंगे, अन्य तथ्य भी जानेंगे इसमें कि जनपद वैदिक भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य थे। जनपद जो थे, जनपद तो वैदिक भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता है। 6ठी शताब्दी से पूर्व तक संभवतः 22 अलग अलग जनपद थे। उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल हुआ करते हैं, साथ में विकसित हुआ करते थे, है ना। आइए 5 नंबर हम लोग देखते हैं। 5 के बाद 6 देखते हैं। 5 के बाद 6 देखते हैं क्या कहता है 6। चलिए 5 के बाद 6 देखते हैं। 6 आपको बोल रहा है कि 516 ईस्वी में भारत पर हुए ईरानी आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद और सही उत्तर का चयन करना है। क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला क्या दिया गया है कि यह आक्रमण भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर हुआ था। अच्छा, ये तो आपका सही है, सही है, ये आपको सही है। दूसरा बोलता है कि यह आक्रमण देरियस ने किया था। अच्छा, ये भी थोड़ा देखते हैं, ये भी ठीक लग रहा है। तीसरा, देरियस ने पंजाब और सिंध को जीतकर ईरान के बस्तियां प्रांत बीसवा बीसवा प्रांत घोषित कर दिया। चौथा क्या बोलता है कि देरियस सासानी वंश से संबंधित था। तो देरियस के बारे में सासानी वंश से संबंधित नहीं हुआ करता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा 1, 2 और 3। 1 और 2 तीनों को तीनों ही सही है, तीनों को तीनों सही है। तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आइए थोड़ा इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बोल रहा है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हखमनी वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। ये बात को आप जानते हैं। देरियस देरियस इस वंश का शासक था। इस वंश जो हखमनी वंश का शासक हुआ करता है। देरियस के नेतृत्व में 516 में भारत और पचहत्तर भागों में आक्रमण किए गए थे। ये बात को सही है। और साथ में पंजाब और सिंध को जीतकर 22वां प्रांत के रूप में घोषित कर दिया था, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की विजयों का वर्णन किनके ग्रंथ में विस्तृत वर्णित मिलता है? किनके ग्रंथों में विशेष वर्णित मिलता है? तो ये आपको हम लोग बात करते हैं कि विशाख दत्त का ग्रंथ हुआ करता है। विशाख दत्त किनके ग्रंथ हुए? तो विशाख दत्त का आप जानते हैं कि मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ हुआ करता है उसमें विशेष ऐतिहासिक मिलते हैं। जैसे मुद्रा राक्षस में बात करेंगे कि मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक हुआ करता है। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद करने का श्रेय जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। मतलब कि विशाख दत्त का एक बुक है मुद्रा राक्षस, इसको हिंदी में अनुवाद करने का जाता है श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को। विशाख दत्त के 2 अन्य रचनाएं और भी है, जैसे देवी चंद्रगुप्तम तथा राघवानंद नाटकम। किंतु अन्य बहुत सारे हैं, जैसे मुद्रा राक्षस है और छोटे मोटे बहुत सारे, लेकिन मुद्रा राक्षस इनको सबसे बड़ा ग्रंथ हुआ करता है ना। आगे आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए? क्या बोल रहा है कि उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए? तो इसका आंसर हम लोग मारेंगे पहला, शुंग वंश के शासक। कौन थे? तो शुंग वंश का शासक। कौन थे? शुंग वंश के शासक। इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। तो उत्तर भारत में मौर्य के सबसे महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी शुंग वंश के शासक के बाद
कण्व वंश भी हुए थे। शुंग वंश के शासक के बाद कौन हुए थे? तो कण्व वंश। शुंग वंश का स्थापना बात करेंगे तो 185 ईसा पूर्व में हुआ करता है। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी, है ना। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहत की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किए थे। ये बात को जानते हैं आप। पुष्यमित्र शुंग के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। पुष्यमित्र जो शुंग थी इसका राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में हुआ करता है ना। इन्होंने ब्राह्मण धर्म का पालन किया था। कुछ वृत्तांतों में उन्हें बौद्ध धर्म पर अत्याचार करने वाले स्तूपों को नष्ट कराने का भी श्रेय इन्हीं को जाता है। ये सब आपको देखने के लिए मिलता है। पुराणों के अनुसार उनका शासनकाल 3600 वर्ष तक रहा था पुष्यमित्र शुंग का, है ना। आगे देख लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 के हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं मिलान करने के लिए कर रहा है, सही नहीं मिलान करने के लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 जो है सही मिलान करने के नहीं है। तो अब अनुगंग जो थे तो मध्य गंगा के मैदान क्षेत्र में थे, ये सही है, ये सही है। अब वो प्रयाग जो है आधुनिक प्रयागराज इलाहाबाद, ये भी सही है। साकेत के बारे में बात करते हैं, आधुनिक दिल्ली एक गलत है, मगध आधुनिक पटना। तो आपको इनमें से गलत बोला तो गलत कौन है? तो साकेत। साकेत जो हुआ करता है इसके बारे में देख लेते हैं। साकेत आधुनिक रूप में दिल्ली में नहीं है, ये अयोध्या में अवस्थित है। साकेत कहाँ है? अयोध्या में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी है, सी है 9 का। 10 में हम लोग आते हैं। 10 का सवाल क्या कहता है कि गुप्त वंश के पतन से लेकर प्रारंभिक सातवीं शताब्दी में हर्ष के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राजाओं का स्थान था? ठीक है, कुट दिया भी गया है। तो पहला क्या है? तो मगध के गुप्त। दूसरा क्या है? तो मालवा के परमार। तीसरा क्या है? थानेश्वर के पुष्यभूति। चौथा है कनौज के गौरवीर। पांचवा है देवगिरी के यादव जी और बल्लभ के मैत्रक। तो इसका आंसर हम लोग मारेंगे बी आंसर मारेंगे। तो आपको कौन कौन हुआ करते देख लेंगे। तो मगध के हुआ करते हैं, मगध के बाद थानेश्वर के पुष्यभूति हुआ करते हैं, कनौज के मौर्यवीर हुआ करते हैं और बल्लभी के मैत्रक हुआ करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए सवाल 10-11 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो गजनी को बनाने वाला ये जो है, गजनी को राजधानी बनाने वाला तो अल्पतगीन। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। अल्पतगीन के बारे में बात करते हैं तो अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र रूप से स्थापना किया था, जानते हैं। शासनी बोलता है कि तुर्क सरदार अल्पतगीन ने 10वीं शताब्दी में गजनी पर अधिकार करके गजनी वंश को आगे बढ़ाया था, है ना। और शासनी राज के शासन की समाप्ति के बाद गजनी वंश की शक्ति में वृद्धि हुआ था, ये सब था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं। 12 क्या बोलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऐबक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करने की बात कर रहा है। पहला क्या लिखा है, लास्ट में क्या बताना है? यहाँ पर सत्य बताना है। तो पहला क्या बोलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में इल्बरी वंश का स्थापना हुआ। अच्छे, ये तो आपको सही है, ये आपका सही है ना। दूसरा कहते हैं ऐबक ने दिल्ली को राजधानी बनाया था, ये अच्छे। आगे देखते हैं, ये आपका दूसरा गलत है। ऐबक जो है दिल्ली का राजधानी बनाया था, ऐबक जो है तो लाहौर का राजधानी बनाया था, है ना। ऐबक लाहौर का राजधानी बनाया था। तीसरा क्या है कि ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। अच्छे, ये भी सही है। चौथा क्या कहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का इक़्तिदार उसका पुत्र आदम शाह। ये आपको गलत है, इसका आंसर कौन हो जाएगा? 12 का, तो 12 का ए हो जाएगा। 12 का ए, 1 और 3 हो जाएंगे। 1 और 3 जो ऐबक दिल्ली बोल रहा है, दिल्ली नहीं था, कहाँ था? लाहौर था। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आपको आंसर क्या हो गया? तो आंसर ए हो गया, है ना। आइए अगले सवाल के हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 13। खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य के सिद्धांत का पालन किया था? इसके बारे में कौन आंसर लगा देंगे? तो 13 के आपको जलालुद्दीन खिलजी कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जानवे करते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का स्थापना किया था। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह विचार रखा था कि राजा को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि भारत में हिंदुओं की संख्या अधिक है, इसलिए यह देश सही अर्थों में इस्लामी राष्ट्र नहीं हो सकता है। ये बोलते थे कौन? अलाउद्दीन खिलजी बोलते थे। खिलजी का ही एक भतीजा हुआ करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी का आगे वर्चस्व बढ़ाता है ना। और जून 1290 में जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान कैमूर तथा केकुवाद की हत्या करवा के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कर दिया था अगला शासक। जैसे खिलजी वंश का स्थापना के बारे में बात करते हैं तो खिलजी वंश चला था 1290 से लेकर 1320 तक चला था। 1320 तक चला, कहाँ तक? 1320 तक खिलजी वंश के। खिलजी वंश में एक प्रतापी राजा भी बना था जिसको अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय भी हम लोग जानते हैं कि पद्मावत की कहानी हुआ करता है, अलाउद्दीन खिलजी के ही ज़माना की कहानी हुआ करता है पद्मावत की कहानी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 का तो आप मार दिए भी। 14 देखते हैं। 14 कि मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तुगलक के समय में। तो इसका हम लोग आंसर क्या लगाएंगे? तो आंसर देखिए, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन, इसके शासनकाल में तमीसिन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया था, ये आपका सही है। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी तथा कलानौर से पेशावर तक अपना अधिकार स्थापित किए थे, ये भी सही है। अली गुरसास्प का विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में दबाया गया था, यानी कि तीनों के तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, है ना। इसका शासनकाल के बारे में बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में। तो 1325 से 1325 से लेकर 1351 तक रहा था। कहाँ तक रहा? 1351 तक रहा था। इसके शासनकाल में बहुत से काम हुए थे, जो आपका इसका वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर वीडियो भी देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है कि सुमेलित कीजिए, ठीक ना। सुमेलित करने के लिए बोल रहा है 15। तो इसको बारे में हम लोग मिलाएंगे। तो मोट की मस्जिद किसने बनाया था? सिकंदर लोदी, सही है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। अमाली कलामी मस्जिद जो बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक बनाया था। बेगमपुरी मस्जिद इब्राहिम लोदी, यानी कि चारों को चारों लाइन से मिलाया गया था। चारों लाइन से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, यहाँ पर देख लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे। ए आपका सही है, बी भी सही है, और ये है ना जमाली कमाली मस्जिद इब्राहिम लोदी बनाया था, और बेगमपुरी को बनाया था तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आंसर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आंसर सी हो जाएंगे, है ना। आंसर सी हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हरिहर और बुक्का के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरिहर और बुक्का के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया गया है? लास्ट में सही बताना है। पहला दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें बंदी बना लिया था, ये तो बात सही है कि बंदी बना लिया गया था, करेक्ट है। दूसरा, गुरु विद्याधरण के नेतृत्व पर हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित हुए। तीसरा क्या बोलता है? उन्होंने दौलताबाद को अपना राजधानी बनाया था। ये देखिए, आपको दो को जो दिख रहा है ना, आपको ए और बी दोनों सही है, तो इसके हिसाब से आंसर कौन आएगा? तो आंसर सी हो जाएगा। आंसर मतलब कि हरिहर बुक्का जो है, हरिहर और बुक्के के संबंध में बोल रहा था। ये दौलताबाद जो बनाया था ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, लेकिन हरिहर बुक्का के संबंध में बोल रहा है, तो आपको 1 और 2 सही है ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। 16 के बाद 17 देखते हैं। 17 क्या कर रहा है कि सही सुमेलित करने की बात कर रहा है। सही सुमेलित करने की बात कर रहा है, तो मिलान कीजिए। तो यहाँ पर निकोलो डी कॉन्टी जो है, तो देवराय प्रथम शासनकाल में आया था। विदेशी यात्रा के बारे में बात कर रहा है। अब्दुल रज़्ज़ाक जो थे, तो देवराय द्वितीय के समय में आए थे। वही बात करते हैं कि रडवाड बारबोसा, ये तो कृष्ण देव राय के समय में आए थे। और कर्नाडिस न्यूजीन
न्यूनिज इसका शासनकाल में आया था, है ना। ये सब जो आपको साउथ का जो नाम मिलेगा ना, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा के नाम मिलेगा, थोड़ा याद करने में बड़ी कठिनाई होती है। इसका आंसर कौन है? तो आंसर ए है, आंसर ए है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 के लोग हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? 18 कि भक्ति आंदोलन के भक्ति आंदोलन के उद्भव के संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए। भक्ति आंदोलन का उद्भव दक्षिण भारत में हुआ था। अच्छे। दूसरा क्या बोलता है कि शैव परंपरा को अपनाने वाले नैयार कहलाए। अच्छे। तीसरा वैष्णव परंपरा को मानने वाले और अलवार कहे गए। वैष्णव परंपरा को मानने वाले क्या कहेगा? अलवार कहे गए। तो इसका आंसर कौन होगा? तीनों को तीनों क्या है? सत्य है। सत्य ही पूछ रहा था, तीनों को तीनों क्या है? सत्य। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, है ना। आइए 19 सवाल आते हैं। सवाल 19, बाबर के समकालीन सफावी लोगों के संबंध में कथन, कौन सा कथन क्या है? कथन पर विचार कीजिए और लास्ट में सत्य कथन बताना है, ठीक ना। सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन आपको कौन हो जाएगा? तो आपको देख लेते तो 19 के आपको 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। कौन कौन होंगे? 1 और 2 दोनों को देख लीजिए यहाँ पर। जैसे कहने का मतलब सफावी राजवंश ने ईरान पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। अच्छे, सही था। सफावी लोगों हजरत मोहम्मद को अपना पूर्वज मानते थे। ये आपको दोनों दोनों क्या है? सही है। अब ये तीसरा गलत क्यों है? कि जो बाबर था सिया नहीं था, क्या था? बाबर सुन्नी नहीं था, सिया संप्रदाय का था। सिया के बारे में बात कर रहे थे, है ना। बाबर क्या था? तो सिया थे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 के हम लोग आते हैं। 20 की ओर मिलाते हैं। तो इसमें अधिकारी लिखा है या विभाग लिखा गया है? अधिकारी और विभाग। तो अधिकारी जैसे वरीद जो है, वरीद क्या हुआ करते हैं? तो वरीद के बारे में बात करते हो, सूफी खुफिया अधिकारी हुआ करते हैं। वरीद खुफिया अधिकारी। तो एक का कितना हो जाएगा? एक का 2 हो जाएंगे, एक का 2 हो जाएंगे। और सॉरी सॉरी थोड़ा देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर बोल रहा है कि एक का दो यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात कर रहा है कि आपको आपको यहाँ पर ये वाकियानिस भी जो है ये हो जाएंगे, 2 पर हो जाएंगे, ए पर हो जाएंगे। और अमल गुजार जो है, अमल गुजार हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। काजी बोला जाता है क्या? तो न्याय प्रशासन। यही आपको मिलाना था। जैसे वरीद के बारे में बहुत फेमस है, तो वरीद जो है तो खुफिया अधिकारी हुआ करते हैं। सूचना अधिकारी को क्या बोला जाता है? देखो लिखा गया है ना। आपको अमल गुजार को क्या बोला जाता है? भू राजस्व अधिकारी बोला जाता है। काजी को क्या बोला जाता है? न्याय प्रशासन बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। 21 पर आते हैं। सवाल नंबर 21। 21 बोलता है संगठन एक तरफ नेता लिखा गया है। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा के नेता कौन थे? आत्मीय सभा के जो नेता थे वो कौन थे? और सही सुमेलित करना है, सही सुमेलित। आत्मीय सभा के नेता कौन थे? तो सही सुमेलित। तो आपको आत्मीय सभा के नेता तो राजा राम मोहन राय सही है, ये है। प्रार्थना समाज के स्थापना, प्रार्थना समाज के कौन थे? तो यह लिखा गया कि नारायण मोहन जोशी। ये जो कि आपको क्या है? आपको ये गलत है। आपको ये क्या है? तो गलत है ना। प्रार्थना समाज के बारे में बात करते हैं, तो प्रार्थना समाज के बारे में बात तो आत्मानंद पांडुरंग थे। तो गलत है, इसमें गलत है, ये गलत है। दूसरा सोशल सर्विस लीग का आत्मानंद पांडु दिया गया है, ये आपको गलत है। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले होना चाहिए, ये भी गोखले होना चाहिए। तो इसके हिसाब से सही कौन है? तो सही एक है, सिर्फ कौन है? एक। सॉरी, सही कौन है? तो एक है सही। ताकि इसका जो है से ये आत्मानंद पांडुरंग है, और सोशल सर्विस लीग का जो है से गोपाल कृष्ण गोखले हैं। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। समझ में आया? आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि शिवाजी के अष्टप्रधान के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सुमेलित है? कौन सा युग सुमेलित है ना। तो आपको लिखा गया सुमेलित करना है, और सुमेलित करने के बाद सही उत्तर चुनना है। यहाँ पर सही उत्तर को चुनने के बाद आ रहा है, तो चुनिए सही उत्तर। तो तो देखते हैं, मिलान कीजिए। सर ए नौबत, ये आपको गलत है, सेनापति नहीं। पंडित राव के जो बारे में बात कर रहा है, सॉरी, ये जो पंडित राव के बारे में बात कर रहा है ये आपका सही है, आपको पहला सही है। पंडित राव के बारे में तो समारोह का दायित्व करते थे, गलत। और सुमंत कौन हुआ करता है? सुमंत धर्मार्थ और धार्मिक प्रशासन हुआ करते हैं,
ए आपको क्या थे, दोनों को दोनों गलत थे। ऑप्शन नंबर कौन आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसमें ही बात करते हैं कि पेशवा आपको देता है, तो पेशवा पेशवा को बोला जाता है वित्त और सामान्य प्रशासन पेशवा को बोला जाता है। और वही सर ए नौबत या सेनापति बोलते हैं तो सैन्य कमांडर बोलते हैं। और माध्य के बारे में बात करते हैं तो महालेखाकार हुआ करते हैं, है ना। सचिव के बारे में बात करता है तो पत्रकार हुआ करते हैं। सुमंत जो लिखा गया है तो विदेशी मंत्री हुआ करते हैं। न्यायाधीश लिखल रहता है तो न्याय के बारे में बात करते हैं। और पंडित राव लिखल है तो पंडित राव के बारे में धर्मार्थ और धार्मिक प्रशासन हुआ करते हैं, धार्मिक प्रशासन। ये सब आप समझ गए, है ना। चलते विकल्प कौन है, दो सही है। 23 में आइए, 23 में सवाल क्या कहता है कि भारत में कंपनी शासन के अंतर्गत शिक्षा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षा के विकास में तो हम लोग बात किए तो चार्टर 1813 में ही आया था, चार्टर 1813 में आया था। तो ये पहला क्या दिया गया है कि चार्टर 1813 का चार्टर अधिनियम में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया। दूसरा क्या है, 1813 के चार्टर अधिनियम ने इस उद्देश्य के लिए कोई मौद्रिक प्रावधान नहीं किया। ये आपको गलत है, यानी कि कौन सही है, तो ए सही है, तो आपको एक आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा, है ना। अभी इसी के बारे में, चार्टर के बारे में बात करेंगे। इसी समय भारतीयों को सालाना 1 लाख रुपया खर्चा शिक्षा पर करने की बात किया गया। ये समय हम बात करते हैं कि भारत में ईसाइयों लोगों का आगमन होता है ना। ईसाई कमिश्नरियों का भारत में आगमन होता है धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए, है ना। इसी समय कंपनी का लाभांश 10.5% निर्धारित किया गया था। इसी के समय इसने भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने और भुगतान न करने पर दंडित करने का बात किया गया, है ना। इसी को 1813 के बाद फिर कंपनी के शासन को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये सब आपके से संबंधित मिलता है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं। कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था। एडवर्टाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था, कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर। तो कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर जो शुरू किए गए थे वो थे जेम्स, ऑप्शन नंबर डी, जेम्स ऑगस्टिन हिक्की के द्वारा शुरू किए गए थे। इसके द्वारा जेम्स ऑगस्टिन हिक्की के द्वारा शुरू किए गए थे, है ना। इसके बारे में दो चार को और बात कर लेते हैं। बंगाल गजट एक 4 पृष्ठों का साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसकी कीमत मात्र 1 रुपये हुआ करता था। इसमें ब्रिटिश कोलकाता के धनी और समृद्ध लोगों को आकर्षित करता था। मतलब कि जो पत्रिका था ना, बड़े बड़े धनी व्यक्ति को ज़्यादा से प्रकाशित किया जाता था और मात्र 1 रुपया में बिकता था, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कि एक्का आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं बोल रहे हैं, तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप हमको बात करते हैं 1919 के, देखिए 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिला में आंदोलन शुरू हो गया था, यही आपका गलत है। बाकी तीनों का है, तीनों के तीनों सही है। तो आंसर कौन जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा। जैसे बी दिया गया है, किराया साझा करने की प्रथा उन मुद्दों में से एक थी जिनके कारण आंदोलन शुरू किया गया था, बात सही है। मदारी पासी इक्का आंदोलन के नेताओं में से एक थे, मदारी पासी। मार्च 1922 तक अधिकारियों द्वारा गंभीर दमन करने का आंदोलन समाप्त कर दिया गया था, है ना। तो आपको आंसर कौन आया, तो 25 का ए हो जाएगा, 25 का ए हो जाएगा, 25 का आपका आंसर ए हो जाएगा, है ना। आगे चलिए, आगे देखते हैं 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26 नंबर सवाल क्या कहता है, 26 नंबर सवाल क्या कहता है। 26 नंबर सवाल बोल रहा है कि कांग्रेस पूर्व राजनीतिक गठनों को सही कालानुमान में व्यवस्थित कीजिए, मतलब क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो पहला लिखा गया है आपको 26 का पहला कि क्रम से बैठाना है। तो पहला बंग भाषा प्रकाशित सभा, पहला ये हो जाएगा। और इसके बाद कौन हो जाएगा, इसके बाद हम बात करेंगे तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हो जाएगा, ठीक है ना, 2 हो जाएगा। 2 के बाद कौन हो जाएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो जाएगा। और चौथा कौन हो जाएगा, मद्रास महाजन सभा हो जाएगा।
तो इसमें आंसर कौन जाएगा, तो आंसर आपको हो जाएगा बी, आंसर आपको बी हो जाएंगे, आंसर बी हो जाएंगे। जैसे अब हम बात करिए बंग भाषा प्रकाशित सभा के स्थापना के बारे में बात करते हैं, तो 1836 में किया गया था। आप लोग लिख लेंगे इसको कॉपी पर, ठीक ना। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना करते हैं तो 1843 में किया गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना के बारे में बात करते हैं तो 1851 में किया गया था। इसको जो है इसको हम डेट के हिसाब से ना करेंगे, डेट के हिसाब से करेंगे। ये कितना था जी, तो 1836 में था, 1836 में किया गया था, 1836 में। यही इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में ये आपको मद्रास के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो मद्रास आपको दिखता है 1884 में। कब, 1884 में, 1884 में। ये बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का स्थापना के बारे में बात करते हैं तो ये है 1843 में, 1843 में। अब इसके बारे में बात करते हैं तो ये आपको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो 1866 में, 1866 में। इस हिसाब से आंसर कौन है, तो आंसर आपको बी है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरठ की, और बताना लास्ट में क्या बताना है, तो लास्ट में सत्य बताना है। क्या बताना है, सत्य बताना है। यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा है। अच्छे, दूसरा क्या बोलता है, पहला तो सही है। दूसरा क्या बोलता है, इस मामले को भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। यानी कि दोनों को दोनों क्या है, सत्य है। दोनों को दोनों क्या है, इसका सत्य है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं 27 के बाद। चलिए 28, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कंपनी शासन के विरुद्ध लोगों के आक्रोश और विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से किन कारकों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 जो है, तो नए करों का भारी बोझा, ये भी सही है, बोझ है, बोझा नहीं, बोझ, ये सही है ना। सही उत्तर चुनना है। दूसरा, आदिवासी भूमि पर राजस्व प्रशासन का विस्तार, ये भी सही है। विदेशी उद्योगों का निवास, ये तीनों के तीनों क्या है, सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो 29 की हम बात करते हैं तो 29 का आपको है जो 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। यानी केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, सही है, ये भी बात सही था। दूसरा क्या करा कि कुछ गैर सरकारी सदस्यों के चयन के अप्रत्यक्ष चुनाव के एक तत्व को स्वीकार किया गया था, ये सही था। तीसरा बोल रहा था कि निदेशक मंडल के सदस्य संख्या को घटाकर 18 कर दिया गया था। कितना कर दिया गया था, तो 18 कर दिया गया था। यही आपको दिक्कत है यहाँ पर, यही आपको क्या है, गलती है। क्यों गलती है, समझेंगे। यहाँ पर 18 के बारे में बात किया गया तो घटा कर 18 नहीं कर दिए गए थे, इसे थोड़ा सा और कम कर दिए गए थे। 18 जो किए गए थे वो 1853 चार्टर के तहत किए गए थे। कितना, 1853 के समय किए गए थे, न कि 92 के समय किए गए थे, है ना। ये चलते आपको ही गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 के देखते हैं। 30 से बहुत अच्छे सवाल है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था। तो खुदाई खिदमतगार के बारे में बात करेगा तो आप आंख बंद करके बोलेंगे खान अब्दुल गफर खां का बोलेंगे। क्या बोलेंगे, खान अब्दुल गफर खां। तो आंसर कौन हो जाएगा, तो आंसर नंबर ए हो जाएंगे। खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी बोला जाता है ना। इन्हीं को सीमांत गांधी बोला जाता है। लाल कुर्ती का जन्मदाता इन्हीं को बोला जाता है ना। आगे चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि अधिनियम दिया गया, प्रावधान दिया गया है, तो कौन सा अधिनियम क्या है से मिलान करना है, 31 का, है ना। तो 31 का अधिनियम का मिलान करेंगे तो आपको 31 का अधिनियम का मिलान करेंगे तो ये आपको जो ए दिया गया है चार्टर 1833 का चार्टर अधिनियम की बात करेंगे तो 1833 से हम मिलान करेंगे, ए में बात करें, 4 में बात करेंगे, कहाँ, 4 में। विधि निर्माण की शक्ति सब परिषद गवर्नर जनरल से संरक्षित थी, ये आपको हो गया। और 1853 चार्टर के बारे में बात करते हैं। 1853 चार्टर के बारे में
तो 1853 चार्टर के बारे में, तो क्या हो जाएगा, तो बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य की वृद्धि की गई थी, ये बात सही थी। 1858 के बारे में बात करेंगे, 1858 के बारे में, तो वो हो जाएगा ए में हो चल जाएगा, 1880 का ए चल जाएगा, कहाँ सी का ए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया था, है ना। और 1861 में बात करेंगे तो गवर्नर, 1861 में बात करेंगे तो बी का हो जाएगा डी, बी का डी हो जाएगा, बी का डी। गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी कि आंसर नंबर क्या आ जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा। गवर्नर को जारी करने की शक्ति है, वही अगर आपसे पूछ देगा कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कितना में है, तो आर्टिकल 123 में। वही उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर देगा 213 में। ये सब आप लिखते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 क्या बोलता है कि प्रस्तावना में वर्णित संप्रभुत्व संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न शब्द से अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है भाई, देख लेते हैं। 32 तो अभिप्राय है ना कि इसके बारे में आप ऐसी व्यवस्था जहां भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, तो यानी कि आंसर नंबर कौन हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। आइए 33 की ओर आते हैं। सवाल नंबर 33, सवाल 33 क्या बोलता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही बताना है। वह नागरिक, 33 का बताना है, वह नागरिक वह व्यक्ति होता है जो अपने देश में अधिकारों का उपयोग करता है किंतु कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए बाध्य नहीं है। आपका बहुत बड़ा गलती है भाई, बहुत बड़ा गलती है। भारत में निवास करने वाला व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर निवास कर रहा है तो ये आपको दोनों क्या गलती है, ना तो ये होगा ना तो ये होगा, तो आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए हम लोग इसके बारे में आगे देखते हैं। 34 देखते हैं। 34 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। तो मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन के बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बोला कि संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षा समस्त अधिकार है, समस्त अधिकार है, मैंने सबका सब अधिकार आपको प्राप्त होता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड चलेंगे। 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को बोल रहा है कि विचार कीजिए और सत्य कथन को बताना है, सत्य कथन को बताना है ना, विचार कीजिए सत्य कथन को बताना है। तो आपको पहला है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है, ये तो आपका सही है। दूसरी क्या बोल रहा है, दूसरी कि अधिकार परीक्षा की रीट है, रीट 5 प्रकार वाला है। अधिकार परीक्षा की रीट उस समय जारी की जाती है जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है। ये आपको गलत दिया गया है, ये आपको गलत दिया गया है, क्योंकि अधिकार परीक्षा क्या बोलता है कि यह रीट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है या धारण कर लिया है जिस पर उसका कानूनी अधिकार नहीं है, ये बोलता है इसमें, लेकिन जबकि ये सब बोल दिया, गलत कर दिया। तीसरा क्या बोलता है, तीसरा जब कोई शासक, न्यायालय, निगम अथवा सार्वजनिक अधिकारी अपने लिए निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे क्या कर दिया जाएगा, कर्तव्य पालन करने के लिए परमादेश जारी करेगा। ये आपका सही है। चौथा भी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 क्या बोलता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करते हैं। तो कल्याणकारी के जैसे बोलेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब बताएंगे कि कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था। और ये आपको मूल कर्तव्य लिया गया था यूएसए से, उद्देशिका भी यूएसए से। उद्देशिका के बाद 2 सवाल आता है, उद्देशिका का विचार लिया गया यूएसए से और उद्देशिका का भाषा कहाँ से लिया गया था, भाषा ऑस्ट्रेलिया से। 7वीं अनुसूची अलग है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। 7वीं अनुसूची में जानते हैं कि शक्तियों का बंटवारा किया गया। 37 नंबर क्या कहता है, 37 नंबर सरकार के स्वरूप के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन कीजिए, ठीक है ना। असत्य कथन का क्या कीजिए, तो चयन कीजिए।
पहला क्या दिया गया है असत्य कथन का चयन करने के बाद, तो इसमें से असत्य कथन का चयन करने के लिए बात कर रहा है ना, और कुछ दिया हुआ नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे देख लेते हैं आगे। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार है जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है। दूसरा बोल रहा है असत्य बात कर रहा है ना, ये तो पहला सही है लेकिन सत्य नहीं, सत्य है। तो इसमें तानाशाही सरकार जनता के मतों पर निर्भर कर होती है, लेकिन वह जनता के ऊपर बलपूर्वक शासन करता है, यही आपको गलत है। ये जनता के द्वारा नहीं होते, खुद से होते हैं, है ना। जनता के द्वारा नहीं होते, ये खुद, यही असत्य है, यही असत्य है कि तानाशाही सरकार जनता के लिए जनता के मतों पर निर्भर करता है, यही गलत है। यही ना, है ना, कि लोकतांत्रिक में जो है ना तानाशाही का उद्देश्य, मतलब तानाशाही व्यवस्था में जनता अपनी सरकार का चुनाव स्वयं नहीं करते हैं, अर्थात सरकार जनता के मत पर निर्भर नहीं होती है, लेकिन जनता के ऊपर बलपूर्वक शासन करता है, लेकिन जनता के मत से नहीं होते, है ना। तानाशाही सरकारें राजनीतिक समता, स्वतंत्रता अथवा उत्तरदायी शासन के सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कथनों का विचार कीजिए, लास्ट में सही प्रयोग करना है ना। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रपति को राजनीतिक और नामात्र के प्राधिकार प्राप्त है, नामात्र का प्राधिकार प्राप्त है। अच्छे, दूसरा क्या बोलता है कि भारतीय राष्ट्रपति को संवैधानिक और लोकप्रिय के प्राधिकार प्राप्त है। तीसरा क्या बोलता है भारतीय राष्ट्रपति को संवैधानिक और नामात्र के, ये चलते यही सही है। आपका आंसर कौन आएगा, आंसर नंबर सी हो जाएंगे, 3 सही हो जाएंगे, है ना। कि भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक और नामात्र के अधिकार प्राप्त होते हैं, है ना। और ये जो भारत का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को संवैधानिक का प्रमुख होते हुए भी नामात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। नामात्र का कार्यपालिका जो है नाम मात्र का होता है ना। राष्ट्रपति के वीडियो हमारा प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 39। क्वेश्चन 39 क्या बोलता है कि मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कीजिए। मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग होते हैं, किंतु कोई भी मंत्री सरकार के फैसले का सार्वजनिक रूप से आलोचना नहीं कर सकता है। यह आपका सही है। दोनों को दोनों सत्य के बात कर रहे हैं, तो दोनों को सत्य है, दोनों क्या है सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 40 का देखते हैं। 40 क्या बोलता है कि भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, लास्ट में सत्य बताना है ना। सत्य बताना है, तो सत्य बताना है, इसमें कौन कौन सत्य है देख लीजिए। भारतीय संसद द्विसदनीय है, बात सही है। भारतीय संसद के उच्च सदन को लोकसभा तथा निम्न सदन को राज्यसभा, यही गलत है। उच्च सदन को राज्यसभा, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है ना, गलत है, उल्टा लिखा गया है। तो आपको 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 क्या बोलता है, ध्यान से समझेंगे कि निम्नलिखित में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है। तो कटौती प्रस्ताव का जो संबंध है ना केंद्रीय बजट से है। कटौती प्रस्ताव का संबंध केंद्रीय बजट से होता है। आइए 42 देखते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण और ऐसे क्षेत्रों के निवासियों की आदिम जीवन पद्धति की सुरक्षा करने हेतु किन राज्यों से संबंध राज्यपाल को सभी विवेकाधिकार प्रदान किए गए हैं। किन राज्यों को किए गए हैं, इनमें सब के सब राज्य है जी, सब के सब राज्य है। आपको कौन हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ये 43 में आते हैं। 43 में आपको विचार करना है, विचार कीजिए और सही बताना है कौन सा कथन सत्य है ना। सही उत्तर चुनना है। कथन 1 कहता है कि क्या कहता है कि न्यायाधीश के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है। अच्छे, दूसरा क्या बोलता है कि यदि कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार है। दंडित करने का अधिकार है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। 1 और 2 दोनों सही है, परंतु आर जो है एक की व्याख्या नहीं करता है। समझ में आया।
एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कथनों को निम्न में से कथन असत्य कथन का पता कीजिए। कौन सा असत्य कथन है? तो असत्य कथन की बात कर रहा है तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बिग बैंग थ्योरी को आधुनिक समय के ब्रह्मांड को उत्पत्ति के संबंध में बात करता है। ये तो सत्य है। अब पूछा है, सत्य पूछा है। ब्रह्मांड का विस्तार संबंधित परिणाम एडविन हबल ने दिया था, ये तो सत्य है। असत्य बोला ना तो सत्य आपको कौन सी आंसर है? असत्य क्या है? तो सत्य आपको सी आंसर है ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निम्न कथनों में विचार कीजिए। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निम्न कथनों में विचार करने के लिए कह रहा है। तो इसमें से कौन सा विचार करते हैं? जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने वायव राशि परिकलन को प्रस्तुत किया था। ये तो आपको सत्य है, लेकिन पूछ दिया है असत्य। क्या पूछ दिया है यहाँ पर? असत्य। यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, तो यहाँ पर असत्य बोल दिया है ना। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 2 हो जाएगा, केवल दो सही है ना। कि चेयर में से हाँ, चैम्बरलेन के केवल 2 सही है। 45 के बाद 46 देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन स्रोत अप्रत्यक्ष स्रोत में शामिल है? कौन स्रोत जो अप्रत्यक्ष स्रोत में शामिल है? तो इसका आंसर हम लोग क्या लगा देंगे? इसका आंसर उल्का पिंड, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण और भूकंप, इस चारों को चारों सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आइए 47 में आते हैं। 47 में कि डक्कन ट्रैप के शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? किस प्रकार का? तो ये हम लोग कहते हैं बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी का उदाहरण है। बेसाल्ट प्रवाह ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है। आइए 48 नंबर, भारतीय प्लेट की सीमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य बताना है। तो सत्य हम लोग देख लेते हैं। सत्य इसमें सत्य पहला ऑप्शन क्या है कि भारतीय प्लेट के अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय भाग शामिल है। अच्छा, दूसरा क्या बोलता है कि भारतीय प्लेट की सीमा महाद्वीपीय परिसरण के रूप में है। अच्छा, तीसरा क्या बोलता है कि पेंजिया के विभाजन के बाद भारत के पूर्व की ओर खिसकने से हिमालय का उत्थान हुआ है। इसको 48 के आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डी। कि 2 सही है, ए सही है, ए सही है ना। तो इसके बारे में सी गलत कहा है भाई। सी गलत के बारे में कह रहे हैं क्योंकि पेंजिया के विभाजन के बाद भारत को उत्तर की ओर खिसकने से हिमालय का उत्थान हुआ है ना। ये सत्य है। क्या है? ये सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है कि वहाँ पर हुआ है ना। आइए, क्योंकि वहाँ से तो या हमारा जो क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका से जो एक लैंड गया जाको टकरने से पेंजिया का विभाजन नहीं, पेंजिया चिपक गया, एक अपने आपस में जुड़ गया है ना, प्लेट को टकरने से। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं। 49 से बोलता है कि वायुमंडल के संगठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। वायुमंडल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो पहला बोल रहा है विचार करने के लिए कि शुद्ध शुष्क हवा में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। बात तो, और लास्ट में क्या बोल दिया है कि असत्य बताना है ना। तो असत्य तो गलत हो गया। ये सत्य है ये। सॉरी देखें, असत्य बताया तो ये तो असत्य है। ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा कि पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक कि वायुमंडल के कुल द्रव्यमान 99% भाग सीमित है। अच्छे। तीसरा क्या बोलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और विकिरण के लिए अपारदर्शी, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी होता है। ये आपका सत्य है, लेकिन सत्य पूछती है तो आपको कौन हो जाएगा? तो 1 और 2 सही हो जाएंगे। 1 और 2 सही हो जाएंगे। 49 का सी हो जाएंगे। 50 की ओर हम लोग आते हैं। सवाल नंबर 50 पाते हैं। बोल रहा है कि सूची मिलान करने के लिए बोल रहा है। सूची मिलान करने के बाद करेंगे तो 50 का देख लेंगे। महासागरीय नितल का अपेक्षाकृत छोटा स्थल रूप होता है। ठीक कौन है? इसका ए का कौन से लगाएंगे? ए का जो आपका है तो ए का 2 लगाएंगे, है ना। मग्न तट ए का 2,
एक का दो कहाँ मिलेगा, एक का दो कहाँ मिलेगा देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर एक का दो में तो तीन को ऑप्शन नंबर एक का, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर कि समतल शीर्ष वाला समुद्री पर्वत, समतल समतल शीर्ष वाला समुद्री पर्वत जो है सो आपको हो जाएगा 4 से मिल जाएंगे। तो गाई 8, तो बी का 4 करें तो बी का 4 का 2 को मिल गया, 2 को मिल गया बी का 4। आप देखते हैं छाँटते हैं, अगला मिलान करते हैं कि महासागरीय नितल पर उभरी हुई लंबी एवं पतली श्रृंखला, उभरी हुई लंबी और पतली श्रृंखला के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको क्या हो जाएंगे, जलमग्न कटक, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, है ना। इसके बाद आप मिला लेंगे। आइए आगे देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से कौन सी श्रेणियां पाई जाती है, कौन सी श्रेणियां पाई जाती है हिमालय पर्वत श्रृंखला में। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में आपको है ना, तो आपको बृहस्पति हिमालय भी है शामिल, आपको पूर्वांचल पहाड़ी भी शामिल है, आपको शिवालिक पहाड़ी भी शामिल है। लेकिन गारो और खांसी जो है से आपको पूरब में पड़ता है, यानी कि दोनों गलत है। तो आपको 1 2 3, तो आपको आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर आपको ए होना चाहिए, आंसर आपको ए होना चाहिए। आइए 52 सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 52 क्या कहता है, सवाल नंबर 52, हिमालय नदी अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आवृत्ति का निर्माण नहीं करती है, किस प्रकार की आवृत्ति का निर्माण नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको इनमें से सभी के सभी तो प्रवाह करवे करता है ना, कैसे करता है, ये वो करवे करता है, ये करवे करता है, ये करवे करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आइए अगले सवाल का आता है 53। 53 क्या बोलता है, 53 कि भारत के जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के जलवायु के संबंध में विचार करने के लिए कह रहा है। तो पहली विचार करते हैं कि भारत के जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं, बात सही है। सर्दियों के समय में द्रास एवं तिरुवनंतपुरम के तापमान में अधिक अंतर होता है, यानी कि दोनों को दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। 54 क्या बोलता है, थोड़ा देख लेते हैं। 54 कि शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृति वनस्पति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय के बारे में बात कर रहे हैं। तो 54 का, तो आपको पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। 55 देखते हैं, भारतीय मुद्राओं का वर्गीकरण भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किन आधार पर की जाती है, ये आधार बताना है। तो आधार के बारे में बात करते हैं, तो मुद्राओं की प्रकृति एवं गुणों के आधार पर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आइए सवाल नंबर 55 के बाद 56 देखते हैं कि भौगोलिक क्षेत्रों की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, कौन सा जिला सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जिला है लेह। लेह किसका जिला है, तो आप किसका जिला है आप कमेंट करके बताएंगे, लेह किसका जिला है ना, लेह किसका जिला है। अगर ये 47 57 है, ये 56 का आप कमेंट करके बताएंगे लेह किसका जिला है। आइए 57 कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है। सबसे अधिक के बारे में बात करेंगे, सबसे अधिक महाराष्ट्र में हुआ करता है, ऑप्शन नंबर सी हुआ करता है। महाराष्ट्र में करीब और करीब 50 जीव अभयारण्य है, 50 जीव अभयारण्य, कितने 50 जीव अभयारण्य, है ना। आइए 58 देखते हैं, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है, सही जोड़ा बताना है। सही जोड़ा है तो आपको लाइमस्टोन कैमूर में है, ये सही है, लाइमस्टोन कैमूर में। बाकी सब क्या है, गलत है। जैसे मैग्नीज की बात करेगा तो मैग्नीज मुंगेर और गया में, कोयला बात करेगा तो औरंगाबाद में, ठीक है। चूना पत्थर बात करेगा तो रोहतास और कैमूर पठार में। गंधक बात करेगा तो रोहतास में, है ना। सिली मैग्नाइट के बारे में बात करेगा तो गया जिला में। सीसा बारे में बात करेगा तो सीसा भागलपुर में। बॉक्साइट के बारे में बात करेगा तो मुंगेर खगड़िया के पहाड़ी क्षेत्र में मिलता है ना। बेरिलियम की बात करेगा तो गया और नवादा क्षेत्र में मिलते हैं। ये सब आपको देखने के लिए मिल रहे थे। 59 में आते हैं, उनसे क्या बोलता है कि व्यापार सुगमता सूचकांक में भारत की रैंकिंग सुर्खियों में रही है। निम्नलिखित में से किसने
इन रैंकों को जारी करता है। तो रैंकिंग जारी करने वाले कौन है? तो विश्व बैंक जारी करता है। कौन करता है? तो विश्व बैंक जारी करता है। अगला आता है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता ब्यूरो निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो वैश्विक विविधता के बारे में बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा आपको जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा आपको जारी किए जाते हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जारी किए जाते हैं। आइए सवाल नंबर 61 देखते हैं। 61 कि निम्न युगों में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है बोल रहा है। नहीं के बारे में बात कर रहा है ना। तो नहीं वाला हम देख लेते हैं। तो नहीं डायरेक्ट हम देखते हैं कौन कौन है। तो इस तो आपको सबका सब सुमेलित दिख ही रहा है आपको। थियोफ्रास्टस के बारे में वनस्पति के जनक बोला जाता है। कोरेला निकोलस के बारे में कैरोलस निकोलस के बारे में बात करें तो वर्गीकरण का जनक बोला जाता है ना। इसके बारे में बात किया जाता है। लुई पास्चर जो है ना जीवाणु विज्ञान का जनक, यही गलत है, सुमेलित नहीं है। क्योंकि लुई पास्चर के बारे में बात करते हैं तो लुई पास्चर से 1857 में किन्वन की खोज की थी। किन्वन ने खोज की तथा सूक्ष्म जीव विज्ञान एवं रोग विज्ञान के क्षेत्र में अनेक कार्य किए थे, है ना। ये आपको क्या है? गलत है। आपको डी क्या है? गलत है। आंसर कौन जाएगा? तो डी हो जाएंगे। आइए 62 देखते हैं। 62 क्या बोलता है कि पादप जगत के प्रथम प्रभाग थेलोफाइटा या शैवाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं की बात करता है तो डायरेक्टली हम सवाल देखते हैं, सही नहीं है। तो 62 में कौन है? तो आपको ये पूर्णतः जलीय एवं अभिवेदित पादप है, ये सही है। ये पादप वर्गिकों की उपस्थिति के आधार पर लाल, पीले, हरे आदि रंगों में होते हैं। ये आपको तीन आपको सही नहीं है। ये आपको सही नहीं है, तो आपके आंसर कौन होगा? तो आंसर आपको केवल हो जाएगा 3 हो जाएगा। आइए अगले आते हैं 63 के बारे में। सवाल नंबर 63 क्या बोलता है? किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वो अपना घोंसला क्यों बनाता है भाई? तो वह अपना घोंसला इस चलते बनाता है कि यह अंडपरजक सर्प है। ये अंडा देती है, जो घोंसले में अंडा देती है और अंडे से बच्चे निकालने तथा घोंसले की पहरेदारी करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। 64 क्या कहता है? 64 क्या कहता है देख लेते हैं कि कथन दिया गया है, 2 कथन। पहला क्या बोलता है? अमीबा एक कोशिकीय एवं अनियमित आकार की कोशिका का उदाहरण है अमीबा। ये तो बात सही है, दोनों सही है, ये सही है। अमीबा में पोषक हेतु कुष्ठ पादाप पाए जाते हैं। इसमें से आपका आंसर जो मारेगा तो आंसर आप बी मारेंगे। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ना ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, सही नहीं कर रहा है। तो कौन हो जाएगा? तो आंसर, तो आपको आंसर हो जाएगा बी। 65 क्या कहता है? 65 क्या कहता है कि विभोजतक ऊतक के प्रकार का उनके कार्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं के बारे में बात कर रहा है। तो 65 हम देख रहे तो 65 के मिलान कीजिए। तो 65 आपको कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको सही सुमेलित के बारे में ऑप्शन नंबर डी जो है सही सुमेलित नहीं है। द्वितीयक विभोजक में तने की पुनः लंबाई बढ़ाई जाती है, ये आपको नहीं है। जबकि पहला ऑप्शन क्या निकला है कि शीर्षक विभोजक तने की लंबाई बढ़ा सकता है, पार्श्व को जो है ना वो बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, मोटापा भी कर सकते हैं, सब दिया गया है। लेकिन तृतीयक में जो है इसको नहीं कर सकते, है ना। और ये 56 में आते हैं, 66 में इनमें से कौन सी प्रक्रिया जीवों में विभिन्नताओं उत्पन्न करती है? तो ऑप्शन लैंगिक है, कायिक है, अनुकूलन, प्रकृति चयन है, उत्परिवर्तन है। ये सब आपको ऑप्शन में दिया गया है। इसका आंसर क्या लगा देंगे? 66 का। 66 के आपको है कि आपको ये देखिए, ये जो दिया गया है ना ऑप्शन ई दिया गया है, बी दिया गया है, बी छोड़ के आपको सब का सब क्या है कोट में दिए गए हैं। तो कौन हो जाएगा बी छोड़ के आपको? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी।
आइए सवाल 67 देखते हैं क्या कहता है। सवाल 67 बोल रहा है कि जीवन की उत्पत्ति आधुनिकवाद के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन असत्य है। तो सत्य की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी जो है सत्य है। बी क्या कहता है, असत्य है। ये प्रथम विकसित कोशिका पोषण की प्रवृत्ति में स्वपोषी होती है, स्वपोषित थी, ये गलत है। आइए तो असत्य है। अगला देखते हैं 68 देखते हैं। 68 को मिलान करते थोड़ा फास्ट चलते हैं। भोज्य स्रोत लिखा गया है, खनिज लिखा गया है ना। भोज्य स्रोत तो खनिज, तो मिलान करना कौन सही है। असंगत को रहा है ना, असंगत कौन गलत है। तो आपका जो है तो ऑप्शन नंबर ए जो है मछली नमक, तो विटामिन डी मछली नमक इनमें से कौन असंगत युग्म में कौन सा है, तो ये आपको लिखा गया है ना। दूध से जैसे केला से फास्फोरस ठीक है, पालक से लोहा ठीक है, दूध अंडे से कैल्शियम ठीक है। आपको आंसर नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। आंसर हो जाएंगे ए। आइए हम लोग मतलब देखते हैं। मस्तिष्क का भाग है, कार्य की बात कर रहा है। मस्तिष्क का भाग और कार्य की बात कर रहा है, मिलान करने के बाद है। तो मस्तिष्क का जो भाग है वो आपको मस्तिष्क का जो भाग है वो आपको आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। परम मस्तिष्क की बात करते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर ये आपको 3 हो जाएगा। ये 3 स्मृति एवं तर्क के बारे में बात करता है। हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे तो ये आपको ऑप्शन नंबर ये आपको 4 हो जाएगा। ताप नियतांक केंद्र की बात करता है, मैं ताप के बारे में बात करता है। मेंडुला ओब्लांगेटा के बारे में बात करते हैं तो मेंडुला ओब्लांगेटा जो है ना श्वसन और हृदय स्पंदन में बात करते हैं। और अनुमस्तिष्क जो है पेशीय संकुचन। इनके आंसर नंबर कौन आएगा, तो आंसर आपको डी हो जाएंगे, है ना। आंसर डी हो जाएंगे। 70 क्या बोलता है, तो 70 फास्ट चलते हैं। 70 बोलता है कि राशि में मात्रक दिया गया है ना, और सही कूट प्रयोग करना है। सही कूट राशि और मात्रक मिलान करना है। जैसे आवृत्ति, आवृत्ति के बारे में बात करेंगे तो हर्ट्ज का है, आवृत्ति है हर्ट्ज का। तो ए का जैसे 2 मिलेगा, एक का 2 आपको बी मार सकते हैं, मार के आगे आप बढ़ सकते हैं। आगे आइए। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाता है तब इसके द्वारा निश्चित क्या होते हैं भाई, तो 71 के बारे में बात कर रहा है। तो दूरी का मान शून्य आता है, सही है। दूरी का मान वृत्तीय पथ पर परिधि के बराबर होते हैं, बात सही है। विस्थापन का मान वृत्तीय पथ पर परिधि के मान से दुगुना हो जाता है, सही है। सबका सब तो सही है। जो 100 नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सॉरी केवल 4 सही है इसमें, केवल 4 सही है। सॉरी, सब तीनों गलत है, गलत है। क्योंकि यहाँ पर सत्य बोल दिया था, ये आपको तीनों सत्य है। सत्य सिर्फ एक 4 है ये। आइए 72 में आते हैं। 72 क्या बोलता है, 72 बोल रहा है कि निम्न बलों में से कौन से बल असंपर्क बल के उदाहरण नहीं है। असंपर्क बल के उदाहरण नहीं बोल रहा है, देखिए नहीं बोला है। तो नहीं जो है ना वो आपको नहीं में आपको 2 सतहों के मध्य लगने वाला का समय, ये तो है जी, ये तो है। आपको चुंबक द्वारा ये चीज दिखते हैं। रस्सी को खींचने के समय मनुष्य द्वारा लगाया गया बल, ये दोनों तो पूरा का पूरा सही है ना। तो आपका आंसर कौन है, तो आंसर 4 हो जाएगा। आंसर 4 उदाहरण नहीं है, इसका उदाहरण दोनों नहीं है। आंसर हो जाएंगे आपको 4 इसका आंसर दिया गया। 72 का 1 और 4 दोनों है, 1 और 4 दोनों है। आइए 73 देखते हैं। सवाल नंबर 73। सवाल नंबर 73 क्या बोलता है, कार्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्य से संबंधित कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। तो इसमें विचार करेंगे तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगने वाले बल के परिणाम तथा बल की दिशा में उत्पन्न करने वाले बल बराबर होता है। इसमें केवल और केवल एक ही सही है, ये है केवल इसमें एक सही है। आइए अगले सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद कर रहा है, न्यूटन के अनुसार विश्व की सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। बात तो सही है या नहीं, सब जगह तो नहीं लगता है, या तक ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रबल बल है, एक कमजोर बल है। आपको असत्य बोला है ना। असत्य निकालने के लिए, ये तो गलत है। तो सबसे कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल, ये तो गलत है, मैंने ये असत्य है। और अगला क्या बोलता है, गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल तथा दोनों ऑप्शन बराबर होते नहीं। 1 और 2 दोनों, 2 और 3 गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, दोनों सत्य है। 75 देखते हैं। 75
देख लीजिए बीपीएससी में सवाल कैसा सेट होता है, इससे हिला देता है दिमाग को, है ना। बीपीएससी में सवाल ऐसा होता है कि दिमाग हिला देता है। प्लास्टिकता का गुण उदाहरण करने के बाद वस्तु गुण ग्रहण करने के बाद वस्तु अपनी मूल्य अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता है। अच्छा ये बात कर दिया। और दूसरा प्रत्यवस्था वस्तु का गुण वह है जिसके कारण वह प्रत्यारोपित बल हटाने पर उस प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त हो सकता है। इसमें दोनों को दोनों क्या है, दोनों को दोनों सही है, दोनों को दोनों सही है। ये 76 का देखते हैं। 76 निम्नलिखित में विचार कीजिए। निम्नलिखित में विचार करने के बाद कर रहा है ऊष्मा ऊर्जा एक रूप है जिसका रूपांतर दो निकायों के मध्य अथवा किसी निकाय तथा उसके परिवेश के मध्य ताप में अंतर के कारण होता है। आपको इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ए मारेंगे, एक सही है सिर्फ, ठीक है ना। सत्य बोला, एक सत्य बोला है ना। केल्विन के व्यक्ति गलत है। आइए 77 देखते हैं। 77 क्या बोलता है कि कथन विचार के जो असत्य बताना है, असत्य यहाँ पर फोकस करना होगा, सत्य क्या सत्य। पहला क्या बोलता है कि प्रत्येक दोलन गति आवर्त गति होती है, दोलन गति आवर्त गति होती है, तो सत्य है, सत्य है, लेकिन पूछा है असत्य, असत्य पूछा है। वर्तुल्य गति दोलन गति होती है, गलत है, मतलब वो असत्य है। प्रत्येक आवर्त गति दोलन गति गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 77 के वो बी हो जाएंगे, 77 के बी। आइए 78 में आते हैं। 78 क्या कहता है, चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एम आई आई में विकास उपयोग नहीं होता है, विकास उपयोग नहीं होते हैं, है ना। तो नहीं होते तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो एक्सरा एक्स किरणें इसका आंसर मारेंगे। अगला कि परमाणु संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु संरचना के संबंध में विचार करना है, तो इस विचार में दोनों को दोनों क्या है, सही है, दोनों को दोनों विचार में सही है। विचार को पढ़िए समझिए, दोनों के दोनों का सही है ना। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, इसका द्रव्यमान जो होते हैं ना लगभग बराबर होते हैं। तो कितना होता है बहादुर लोग, तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 81 देखते हैं। 81 क्या बोलता है, 81 रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करते हैं, कौन करते हैं भाई, तो बता दिए रासायनिक परिवर्तन को। रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करेंगे तो ईंधन का जलना और लोहे में जंग लेना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, है ना, ऑप्शन नंबर सी। 82 देखते हैं। 82 के बारे में क्या कहता है कि आयनिक बंध के निर्माण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, पढ़िए निम्न कथन। आपको 82 के बारे में पढ़ेंगे कि इसके निर्माण में एक तत्व विधुनात्मक होना चाहिए तथा दूसरा तत्व आवेशनीय होनी चाहिए। आपको यही के खाली असत्य बताना है, असत्य बताना है। तो पहला तो आपको सत्य दिया गया था, पहला सत्य तब कैंसर मारा था, दूसरा पढ़ लीजिए। लेकिन एक तत्व के अंतिम कक्षा में फलना इतना होना चाहिए, तो दूसरे कक्षा में इतना होना चाहिए, ये आपको बात कर रहा है ना। तो 82 का आपको आंसर एक हो जाएगा। 83 देखते हैं। 83 आधुनिक आवास सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कथन सही नहीं बोल रहा है। 83 का हम लोग आंसर मारेंगे डी, आंसर डी मारेंगे, सही नहीं है। क्या सही है भाई, कि धात्विक अभिलक्षण आवर्त सारणी में बढ़ता है तथा समूह के नीचे जाने पर घटता है, नहीं, आने जाने दोनों आपस में बराबर होते हैं। नीचे जाइए चाहे ऊपर जाइए, लिखा गया समझेंगे। धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बाएं एवं दाएं और जाने पर घटता है, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी के साथ साथ धनायन बनाने की प्रक्रिया कम होती रहती है, इस चलते आपको क्या रहते हैं, बदलते रहते हैं, है ना। आइए सवाल नंबर 84 देखते हैं। 84 सवाल नंबर 84 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 84 पर। 84 में विचार करना है कि हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल उत्तरदायी होते हैं, और सही कथन बताना है। तो पहला सही है, दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचन करने पर सहायता होते हैं,
यानी कि दोनों को दोनों क्या है दिया गया है, सत्य दिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। 85 देखिए, 85 क्या बोलता है, 85 क्या बोलता है कि कौन सा कथन सत्य है, कथन सही है। नाभिकीय रिएक्टर में बोलता है कि नाभिकीय रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलन शीतकल के लिए उपयोग में लिया जाता है, गलत है। कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए 86 देखते हैं, नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म एक युग्म सुमेलित नहीं है, एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, तो ये जो बोल रहा है ये आपको सूखी बर्फ जो है से आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सम्मिलित है। सेविन जो है से कीटनाशक सही है। टेफ्लॉन जो है से फ्लोरीन युग्म बहुलक ये सही है। लेकिन फ्लोरिस जो है ना, फ्लोरिन्स ये फ्लोरीन युग्म कार्बनिक यौगिक है, यही आपको क्या है, गलत है, ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। तो आपको आंसर ए क्यों हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, सम्मिलित नहीं बोल लेता तो नहीं है ना। आइए 87 में पढ़ते हैं, फटाफट चलते हैं। ये एथेनॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो सही आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को अधिक मजबूत बनाता है, ये आपका सही नहीं है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 88 आते हैं। 88 के बारे में बात करता है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और लास्ट में क्या बताना है, तो सत्य बताना है, सत्य बताना है, सही कथन बताना है ना। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मतलब कि NSAC का गठन किया, ये बात तो सही है, एकदम पूरा सही है भाई। अब यह सरकार को नवाचारों और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत आधार बनाने का सलाह देता है, यानी कि दोनों को दोनों क्या है, सही है, दोनों को दोनों क्या है, सही है। 88 दोनों के दोनों सही है। आइए 88 के बाद 89 आते हैं। 89 क्या बोलता है, विशिष्ट अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथन सही बताना है, यानी क्या लिखा है सही बताना है ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक गतिविधियों के लिए बॉटम ऑफ दृष्टिकोण को संदर्भित करता है। अच्छे, दूसरी बात करता है संदर्भित करता है, सही है। मुद्रास्फीति और विकास की गतिशीलता को समझना व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, तो ये आपका गलत है, जबकि आपको केवल एक सही है, केवल एक सही है। आइए 90 में देखते हैं। 90 क्या बोलता है, देखिए 90 में भारत मूल्य वर्धित कर संग्रह की प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए, तो विचार कीजिए और सही बताना है, तो विचार करके से बताएंगे। यह एक बहुबिंदु की संग्रह है, यह तो आपको सही है। दूसरी, यह कर पर कर लगाने की अनुमति देती है, ये गलत है, ऐसा कुछ है नहीं, गलत है। यह अल्पावधि के लिए मुद्रास्फीति बढ़ाया जाता है, ये गलत है। इसे गरीब समर्थक कर प्रणाली भी कहा जाता है, ये दोनों को दोनों सही है, 1 और 4 सही है, 1 और 4 सही है, तो कौन हो जाएगा आंसर, तो आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर सी हो जाएंगे। आइए 91 देखते हैं। 91 क्या बोलता है कि सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित कारकों पर विचार दीजिए, निम्नलिखित कारकों पर क्या कीजिए, विचार दीजिए। पहला क्या बोलता है, उत्पादित वस्तुओं और विचार करने के बाद कर रहे हैं कानून पे ना, तो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का व्यय जो निर्यात किया जाता है लेकिन देश के भीतर बिक्री नहीं किया सकता है, ये तो आपको, और इसमें से क्या करना है कि गणना करना है ना, कौन से किए जा सकते हैं, गणना करना है। इसका आपको आंसर हो जाएंगे 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, पढ़ लेंगे, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, है ना। 92 के देखते हैं सवाल को, सवाल नंबर 92 के देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक, चलिए पढ़ लिए, सही कुट चुनना है। बड़ी मात्रा में पूंजी और औद्योगिकी की आवश्यकता। दूसरी क्या बोलता है, कुशल और अकुशल दोनों तरह की श्रमिक की कमी। अच्छे, तीसरा क्या बोलता है, उपभोक्ताओं की निम्न क्रय शक्ति।
तो इसमें आपको 93 में 92 दिख रहा है, 92 में, तो 92 में 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, क्या है 1 और 3 सही है, 1 और 3, जबकि 2 गलत है ना, 2 गलत है। 93 देखते हैं, 93 में आइए। 93 सवाल इतना बड़ा बड़ा होता है कि पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है, तो आराम से पढ़ेंगे। बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप सही बताइए, देखिए सही बताना है। आप 69वां बीपीएससी दिए होंगे ना, तो आपको दिमाग खराब हो गया होगा, ऐसा ही सवाल आपको देखने के लिए मिल रहा था, तो सही बताना है। तो इसका 93 का देखते हैं। 93 जो है ना, इसका गठन 2016 में एक सलाहकार निकाय के रूप में किया गया था, यह तो बात सही है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संसाधनों में कॉर्पोरेट प्रशासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। अच्छे, यह बैंकों और सीमा कंपनियों के प्रबंधन निदेशकों को चयन करना है। इसमें जो बात कर रहा है, तीनों का तीनों क्या इसमें सही है, तीनों का तीनों सही है, तो कौन मार देंगे आंसर नंबर, ऐसे पर डी मार देंगे। आइए 94 देखते हैं। 94, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कर प्रश्नों पर विचार कीजिए। एक राष्ट्र के बारे में बात कर रहा है ना, तो अब सत्य बताना है। तो सत्य जो है, सत्य तो हालांकि इसमें प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से रियासती राशन खरीदने के सक्षम बनाने के लिए पूरे देश में लागू किया जा रहा है, मतलब एक राष्ट्र एक राशन, यह तो सही है। दूसरा क्या कहता है, यह प्रणाली 2 पोर्टल के माध्यम से चलती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और एकीकरण प्रणाली, ये दोनों को दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी मार देंगे, ऑप्शन नंबर सी। 94 क्या मारेंगे, सी मारेंगे। 95 देखते हैं, आइए 95 देखते हैं क्या है। 95 बोल रहा है कि जीएसटी मुआवजा उपकरण के संदर्भ में कथन में विचार कीजिए। कथनों पर क्या करने के लिए करा है, विचार करने के लिए करा है 95 पर। तो 95 देखते हैं। तो 95 बोल रहा है कि पहला क्या बोल रहा है कि यह उपकर जीएसटी अधिनियम 2017 के माध्यम से पेश किया गया था, ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। हालांकि 2017 के माध्यम से पेश तो किया गया था, ये कथन सत्य है, कथन सत्य है, लेकिन पूछ दिया यहाँ पर क्या चीज़, नहीं, सही नहीं पूछा है ना। दूसरा क्या बोल रहा है, निर्यात या आयात किए जाने वाले साधनों पर उपकरण लागू किया नहीं जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा आंसर, सिर्फ नहीं पूछा तो नहीं, 2 वाला सही हो जाएगा। हालांकि ये जो है ना 2017 में पास लागू किया गया था, ये सही है ना। आइए चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 96 क्या बोलता है, 96 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकुलन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में सही है, संकुलन अर्थव्यवस्थाओं के बारे में सही है। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं, जब उद्योग को किसी प्रमुख उद्योग की निकटता में लाभ होता है, यही आपको सही का उदाहरण मिल गया, पहले मिल गया, पहले हम लोग आंसर मार के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। आगे आइए 97 का कहता है कि अंतर सफलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है और सत्य बताना है, 97 में सत्य बताना है। तो सत्य के बारे में बात करते हैं। तो सत्य देखिए यहाँ पर सही कथन बताना है, तो सही देख लिए। अब देखते हैं पहला कि अंतर सफलीकरण का मुख्य उद्देश्य मुख्य फसल की पंक्तियों के बीच की जगह का उपयोग करना, अच्छे। दूसरा, अंतर सफलीकरण में मुख्य और अंतर सफल के बीच प्रतिस्पर्धा होती है यही बोल दिया ना, इस पर थोड़ा डाउट है। आगे देखते हैं, मिश्रित सफल का प्रमुख उद्देश्य सफल खराब होने के खिलाफ बीमा है, ये तो सही है। मुख्य फसल समान अवधि को भी कहती है, सॉरी क्या बोल रहे हैं कि मुख्य फसल में फसल समान अवधि की हो भी सकती है और ना भी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 97 के आपको हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर को जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी। ये आप हमको डाउट था, डाउटों में क्या गलत हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आपको 98 देखते सवाल। 98 क्या कहता है
कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू सकल घरेलू उत्पाद करने की विधि नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद करने की विधि नहीं है। चलिए, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखिए, ऑप्शन क्या दिया गया है, फला फला दिया गया ऑप्शन। तो इसका कौन नहीं है, तो हासमान लागत विधि। हासमान लागत विधि जो है ना, इसका गणना करने की विधि नहीं है, हासमान लागत करने की विधि नहीं है। लेकिन व्यय की विधि, उत्पाद की विधि, आय की विधि आपको है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर डी हो जाएगा, बी हो जाएंगे, बी बी। 99 क्या बोलता है कि नरसिम्ह समिति 1 और 2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो नरसिम्ह समिति जो थे किससे संबंधित, तो बैंकिंग संबंधित हुआ करता है। किससे, तो बैंकिंग संबंधित थे, बैंकिंग से। 100 सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 100 देखते हैं कि सवाल 100 बोलता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी संबंध में, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, 100 का। 100 के हम लोग 1 और 2, 1 और 3 लगाएंगे। 1 और 3 पढ़ लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल की एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अच्छी बात तो सही है। दूसरी क्या बोलता है कि पारिस्थितिकी तंत्र सदैव आकार में बड़े होते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, है ना, गलत है। जब कोई परिस्थिति तंत्र स्वस्थ होता है तो इसका मतलब है कि सभी तत्व संतुलन में रहते हैं और स्वयं को वह पुनः उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। ये आपको सही है, 1 और 3 सही है। चौथा क्या बोलता है, वो वर्षा, ऊर्जा, तापमान जैविक घटक है, जैविक घटक नहीं है। ये जो जैविक घटक नहीं है, ये क्या है, निर्जीव भाग हुआ करते हैं, है ना, निर्जीव भाग है, निर्जीव भाग है। तो आपको ये चौथा भी गलत, आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे सी। चलिए, हम लोग अगले सवाल जो है ना, ये जो आपको 50 को सवाल बच गया, अगले क्लास में हम लोग सवाल और कवर कर लेंगे। आज हम लोग क्लास इतने तक रखते हैं, है ना। आपका सेट 1 जो है, सेट 1 कंप्लीट होता है। लेकिन जो 1 तक, 1 से जो है ना, एक जो है उसको हम लोग बता देंगे, ठीक है ना। जो आपको एक बोल रहे हैं, एक का जो 50 तक सवाल है, 100 तक सवाल हो गया। 100 के बाद जो 150 तक ला है, उसको अगले क्लास में हम लोग कवर कर देंगे। चलिए, आज क्लास इतना रखते हैं। क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।